कि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। पहले तो ये बताएं, आपको ये पॉसिबल लगता है? बिल्कुल, जब उनकी कमिटमेंट है और उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो कर रही है कि हम ऐसा करना चाहते हैं और उनके पास कोई इस्टेब्लिशमेंट या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं है, तो वो कर लेंगे। इकॉनमी डूब रही है, $3 बिलियन आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा हुआ है, 9,000 कंटेनर वहाँ पड़े हुए हैं, 18 दिनों की आपके पास इंपोर्ट बिल है, दहशतगर्द आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं आपके घरों में। दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी है वो गौतम अडानी, वो आ गए थे और मतलब उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, ओवरऑल। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, क्या वजह है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी गवर्नमेंट का अपने अवाम के साथ मुखलिस होना ज़रूरी होता है। हम IMF को गालियां दे रहे हैं लोग, आप ना फोन करें उनके पास, ना जाएं, वो आपको कुछ नहीं कहते। दुनिया में ऐसे मुल्क भी तो हैं जो वो कर रहे हैं भाई। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ही जा रहे हैं ना IMF में, इंडिया तो नहीं जा रहा। इंडिया तो खुद IMF में पैसे दे रहे हैं। वो अपनी ज़ाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ तिजारत, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। जय हिंद दोस्तों, भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इस बात का ऐलान IMF जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने कर दिया है। नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं आपसे अपना एक सर्वे शेयर करता हूं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम जो है ना इकोनॉमिकली बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और बिल्कुल ज़ीरो में, कंपटीशन में हमें ला ही नहीं रहे। अगर यही सर्वे सेम पाकिस्तान में कर लिया जाए, यहाँ के लोगों के साथ कर लीजिए, ये लोग तो शायद सुन रहे हैं तो मतलब कुछ और बात कर देंगे। अदरवाइज वैसे ही जाके किसी मार्केट में सर्वे किया जाए तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी? डेफिनेटली वो इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया जो है हमारा सबसे, यहाँ इसराइल है या अमेरिका है। लेकिन देखें ना, वो हमें कहीं रीड ही नहीं करते, कहीं रखते ही नहीं है, कहीं हमें लेबल ही नहीं करते कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि ये बेचारे खुद भीख मांग रहे हैं, बार बार IMF के पास जाते हैं और सारा मामला है। ठीक है, आपने बोला नो डाउट वो बन सकते हैं अगर एफर्ट करें तो। अब दरअसल हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भारत को लेकर अपनी एक नई भविष्यवाणी की, और जिसमें IMF का कहना था कि भारत आने वाले समय में $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। IMF की तरफ से भारत को लेकर यह कहा गया है कि अगर भारत कुछ जरूरी चीजों पर बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है तो भारत साल 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF का कहना है कि भारत को अपने अमृत काल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर से अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी और अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन व्हीकल पर शिफ्ट करना होगा। और अगर भारत ये सब करने में कामयाब हो पाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इसका बहुत ही बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा भी IMF का कहना था कि अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ भारत को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एजुकेशन के क्षेत्र में भी और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। IMF का कहना है कि अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का पद हासिल करना है तो भारत के लिए यह बात बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी कि भारत को बस 2047 तक प्रत्येक वर्ष कम से कम 8% की ग्रोथ रेट हासिल करनी होगी। और अगर भारत ये सभी कार्य करने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो भारत बहुत ही आराम से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इस टाइम अगर करंट टाइम में भी देखा जाए तो इस स्टेटमेंट के इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। बिल्कुल, और मेरा ख्याल में ये फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने कुछ इस तरह की सुनी है, वरना इससे पहले हम लोगों ने जब भी कोई स्टेटमेंट सुनी है मतलब प्रेडिक्शन के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे तो हम लोगों ने यही सुना है कि फर्स्ट पर चाइना आ जाएगा, सेकंड पर US होगा और थर्ड पर इंडिया होगा। लेकिन इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है
कि सेकंड पर इंडिया आ जाएगा और यूएस को बीट कर देगा। तो मैं ये बात बोलूँगी कि वाकई में इस एक स्टेटमेंट से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। और अगर गोल्डमैन की बात करें, उसने ये एक पूरा अगर आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है, ये इसके बारे में बात की है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एक रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करके आने वाले टाइम के लिहाज से ये बात की है। ऑल्दो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बट आई थिंक इंडिया इतना बड़ा है और इंडिया में इतना डाइवर्स कल्चर है, और अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करें तो मुझे लगता है कि सब चीज़ों को मैनेज करना और साइड बाय साइड लेकर चलना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। और गवर्नमेंट जिस तरीके से उसके साथ मैं कहूँगी कोप अप करती है और उसको आगे लेकर चलती है चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो है चाहे मतलब टाइम ज़्यादा ले रही है, लेकिन आपको एक कह लो कि रास्ता, एक डायरेक्शन नज़र आ रही है। और इवन कि अगर हम लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को भी सुने तो उनका भी इंडिया के बारे में यही कहना है कि आने वाला जो टाइम है वो गोल्डन टाइम होगा इंडिया का, और इंडिया दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में आपको नजर आएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एक चिंता का विशेष है वो यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए ऑब्वियसली कभी ये नहीं चाहेगा कि अगर उसने ऑलरेडी एक समझ लो, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को बनाने वाला भी यूएसए ही है। सो ऑब्वियसली वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो बीट करे, वो भी कहीं ना कहीं पर अपनी आप कह लो कि उस कोशिश को आगे बढ़ाना शुरू करेगा, पॉलिसीज को रिफॉर्म करना शुरू करेगा या जो भी चेंजेस लेकर आएगा। बट आई थिंक इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो एडवांटेजेस मुझे नज़र आते हैं ना, तो मुझे तो एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक एडवांटेज नज़र आता है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन, और उसके साथ साथ कंज्यूमर एक मार्केट नज़र आती है पूरी दुनिया की आपको इंडिया में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। भाई देखें, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है, बिजनेसमैन जो भी है, जिसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट चाहिए, उसकी हमेशा जो है वो एक ही जो है वो पॉलिसीज की एक ही रहती है, उसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। और प्रॉफिट हमेशा आप वहीं से निकाल सकते हैं जहां पर एक तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो और उसके साथ साथ जो है उनकी कंजम्पशन पावर जो है, यानी कि जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी हो। तो अगर आप इंडिया में देखें तो भाई इस टाइम इंडिया में जो हालात चल रहे हैं, आपको नो डाउट आपको जो है वहाँ पे लोगों का एक बाइंग पावर जो है अच्छा नजर आता है, वहाँ पे चीज़ें आपको जो है वो सस्ती नजर आती हैं। चीज़ें सस्ती हों तो लोग ऑटोमेटिकली उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक बिजनेसमैन का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अगर इस लिहाज से भी अगर देखकर चला जाए तो नो डाउट पॉपुलेशन तो एक बहुत बेनिफिट देगी, लेकिन जो है जो लोकल कंजम्पशन होगी उस प्रोडक्ट की, वो भी एक बंदे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। डिफरेंट खाली इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की बात नहीं, आपके वहाँ पे लोकल जो स्टार्टअप स्टार्ट होंगे उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा इससे। थिंक मौजम कि अगर आप अमेरिका में देखो, जैसे अभी तुमने बोला कि चीज़ें सस्ती होंगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। आई थिंक लोगों की अगर अर्निंग अच्छी हो जाएगी, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी होगी, तो फिर अगर चीज़ें महंगी भी होती है तो लोग उसको खरीदना शुरू होते हैं। अगर हम जैसे अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में चीज़ें इतनी सस्ती तो नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर पानी भी तुम देखो कितना महंगा मिलता है, मतलब हमारे जैसे लोगों की जान निकल जाए एक पानी की बोतल लेते हुए, ऑनेस्टली बता रही हूँ। सो मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट कैसी